गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारा मॉर्निंग सेशन ईएन एग्जाम न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम एग्जाम न्यूज एनालिसिस जो आज तक की अखबारों की सुर्खियां बनी है, शाम तक की अखबारों की सुर्खियां बनी है और राजस्थान बुलेटिन जो सूजस का जारी होता है पर डे प्रतिदिन, उन न्यूज को एग्जाम की दृष्टि से कितने उपयोगी होते हैं उनको लेकर के, और जो बजटीय घोषणा चल रही है उनको राजस्थान सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं में लेकर के उससे इंप्लीमेंट कर रही है। तो हम उन्हें कौन कौन सी योजनाओं को वर्तमान में कितना इंप्लीमेंट किया है और राजस्थान सरकार अपने बजट के वादों पर कितनी खरी उतरी है, तो वो राजस्थान सूजस का हिस्सा बनती है। और राजस्थान सूजस हमारे एग्जाम पेपर की उत्तर कुंजी कही जाती है। एग्जाम न्यूज एनालिसिस सूजस में आइए पहली न्यूज है हमारी, शांति एवं अहिंसा निदेशालय कुल 62 नए पदों का सृजन। राजस्थान सरकार उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। श्री प्रताप सिंह खातरियावास। 18 जिलों में 19 मेडिकल कॉलेज संचालित, 12 जिलों में निर्माणाधीन। 211 नए महाविद्यालय खोले और 94 बालिकाओं के लिए, यानी 211 में से 94 है बालिकाओं के लिए। पहली न्यूज है शांति एवं अहिंसा निदेशालय कुल 62 नए पदों का सृजन। देखो, शांति और अहिंसा निदेशालय, आज राजस्थान के सूजस पे मेन पृष्ठ पे ये कोटेशन है, महात्मा गांधी का मोटिवेशनल और इंस्पायर्ड कोटेशन है कि संसार के अंदर ईसा मसीह का जन्म इतना ही महत्वपूर्ण और सम्मान का हकदार है जितना राम और कृष्ण का। अर्थात महात्मा गांधी सांप्रदायिक सद्भाव का राष्ट्रीय आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में भी विशेष ध्यान रखते थे और वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो सत्य और अहिंसा के पुजारी के उन मूल्यों को बनाए रखने और महात्मा गांधी के मूल्यों को गांव गांव, ढाणी ढाणी, जन जन तक, खेत खलियानों तक पहुंचाने का कार्य, गली मोहल्लों तक पहुंचाने का कार्य, व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य, नारी और पुरुष, बालक बालिका तक पहुंचाने का कार्य राजस्थान सरकार है वो शांति एवं अहिंसा निदेशालय के माध्यम से करने जा रही है। राजस्थान सरकार ने 2022-23 के बजट के अंदर ये घोषणा की थी कि हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज एक विभाग की स्थापना करेंगे। राजस्थान सरकार 2022-23 के बजट में यह घोषणा की थी कि हम महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के मूल्यों को बनाए रखने के लिए करेंगे। तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज क्या बनाएंगे? एक अलग विभाग बनाएंगे, एक अलग विभाग बनाएंगे जो शांति और अहिंसा का प्रचार और प्रसार करेंगे, जो शांति और अहिंसा का प्रचार प्रसार करेंगे। और 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री जी, जो राजस्थान सरकार, माननीय अशोक गहलोत जी ने यह घोषणा की थी कि हम एक अलग विभाग बनाएंगे युवाओं के अंदर जो शांति और अहिंसा का प्रचार करेगी, जिसका नाम दिया विभाग का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज। इनका जो वर्तमान में कार्यालय इन्होंने बनाया है वो बनाया है सेंट्रल पार्क के अंदर, और वहां इन्होंने एक विभाग की स्थापना करके महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, ये पहले निदेशालय स्तर पर काम करता था, इसे एक निदेशालय का दर्जा दे दिया था, लेकिन अभी इसे एक विभाग में बदल दिया। और किसके अधीन रखा है? राजस्थान की कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन रखा है। राजस्थान की संस्कृति एवं कला मंत्रालय के जो हमारे मंत्री है वो है बीकानेर से आते हैं, बीकानेर से आते हैं, जिनका नाम है श्री मान बुलाकी दास कल्ला, बीडी कल्ला। तो बीडी कल्ला है वो राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है।
और इनके अधीन दिया है विभाग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज। ये हमारे देश का एकमात्र देश का प्रथम ऐसा विभाग है जो महात्मा गांधी के आदर्श मूल्यों को, सत्य और अहिंसा को, इसके अलावा कला एवं संस्कृति मंत्रालय विभिन्न विद्वानों के, विभिन्न आदर्श पुरुषों के, विभिन्न लोक देवताओं के सांप्रदायिक सद्भाव को फैलाने वाले, अनटचेबिलिटी को हटाने वाले, एकता के सूत्र में पिरोने वाले ऐसे कथनों, ऐसे जीवन मूल्यों को विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों और विद्यालयों तक जारी करेगा। तो इस प्रकार का काम है वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज करेगा। और इसके तहत एक जो हमारा निदेशालय काम करता है, उस निदेशालय में 62 पद सर्जित किए हैं। और इनके अलावा भी संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर है जो शांति एवं अहिंसा निदेशालय है, और उनका जो प्रकोष्ठ काम करेगा जिला स्तर और संभाग स्तर पर, उनके लिए भी होम गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड आदि अलग पद सर्जित किए हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना निम्न में से कौन से बजटीय घोषणा में की गई थी? तो 2022-23। इसका मुख्यालय कहां रखा है? जयपुर में रखा है, सेंट्रल पार्क में रखा है। और इस प्रकार इनका काम क्या होगा? सांप्रदायिक सद्भाव फैलाना, एकता बनाए रखना, अखंडता बनाए रखना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समेटा हुआ इसकी थीम रहेगी। तो इस प्रकार शांति एवं अहिंसा निदेशालय को के बाद में राजस्थान सरकार उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। देखो पहला क्वेश्चन तो यह भी आ सकता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास वर्तमान पद क्या है? यहां प्रताप सिंह खाचरियावास का पद पूछते हुए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार में, जो राजस्थान सरकार है उनमें जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले के कैबिनेट मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री कौन है? तो हमारा पहले क्वेश्चन का समाधान यह होता है कि कौन है? श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास। ये सिक्कर के खाचरियावास गांव के हैं और राजस्थान के गैर कांग्रेसी प्रथम मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह जी शेखावत और राजस्थान से प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, राज्यसभा के सभापति तक का पद जिन्होंने सुशोभित किया, श्री भैरव सिंह जी शेखावत के परिवार से हैं। तो इस प्रकार श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, वर्तमान इनका निर्वाचन क्षेत्र कहां है? वर्तमान इनका निर्वाचन क्षेत्र सिविल लाइन जयपुर है। सिविल लाइंस जयपुर है, यानी ये जहां मंत्रियों की कोठियां हैं उनके आसपास कई निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन इनका सिविल लाइन जयपुर से ये चुन करके आते हैं। और ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उपभोक्ता मामले के कैबिनेट मंत्री है। इससे पहले जो इनके पास में पद था वो ये परिवहन मंत्री थे, तब ये परिवहन मंत्री थे। इन्होंने क्या किया है कि राजस्थान सरकार उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, यानी उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता किसी मूल्य के बदले, किसी प्रतिफल के बदले यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है या वो कोई सेवा देता है प्रतिफल मूल्य के बदले या सेवा लेता है, तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। विशेषकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु के बदले जो मूल्य चुकाता है, अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है और किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति विशेष से विशेष प्रकार की सेवा लेता है, वो उपभोक्ता होता है।
बाजार के अंदर, प्रतिस्पर्धी बाजार के अंदर भूमंडलीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन चलता है, जो लिबरलाइजेशन चलता है, आज इस प्रकार इस भागम भाग की दुनिया के अंदर, होड़ा होड़ की दुनिया के अंदर उपभोक्ता ठगा जा रहा है। एक न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पे पहले सुनाई देती थी कि जागो ग्राहक जागो, हर न्यूज के बीच में एक आता था कि जागो ग्राहक जागो। ग्राहक को जगाने का जो कार्य किया जाता था। ग्राहक कौन होता है? किसी भी वस्तु का उपभोग करता है, किसी भी वस्तु का उपभोग करता है, लेकिन उसके बदले वो मूल्य चुकाता है, तब वो कंज्यूमर होता है, तब वो उपभोक्ता होता है। यदि आप बस के अंदर यात्रा कर रहे हो और बस की खिड़की टूटी हुई है, आपने टिकट लिया है और उससे आपको नुकसान हो रहा है, और यहाँ आपकी सीट टूटी हुई है, आपको जो सीट आवंटित की है टूटी है, तो भी आप उपभोक्ता हो। लेकिन आप यदि निःशुल्क दवाई योजना के तहत आप हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो, तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो और उसके बदले एक फीस दे रहे हो, आप उपभोक्ता की श्रेणी में आते हो। आप किसी भी प्रकार की इंटरनेट सेवा का यूज कर रहे हो, जैसे जियो फाइबर आ गया, जियो फाइबर आपको रुपए पूरे ले रहा है, लेकिन वो स्पीड आपको कम दे रहा है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, उपभोक्ता निवारण जो न्यायालय होता है उसमें जा सकते हो। उपभोक्ता निवारण न्यायालय की स्थापना 3 स्तरों पर की गई है। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता निवारण होता है, और फिर राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता निवारण परिषद होती है, और केंद्र स्तर पर केंद्रीय निवारण उपभोक्ता निवारण परिषद होती है। 3 स्तरों पर करी गई है। यह टॉपिक बहुत लंबा है, कभी आपको इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन उपभोक्ता और उपभोक्ता जो दिवस मनाया जाता है, उस पर प्रताप सिंह खाचरियावास के उस कथन को लेकर के अपन आते हैं कि सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपभोक्ता के ऊपर स्पीच दिया। पहली बार उपभोक्ता को स्पीच देने वाले व्यक्ति थे जॉन एफ कैनेडी। हमारी भारतीय संसद या पार्लियामेंट है, ऐसी अमेरिका के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है। इन्होंने कांग्रेस को एक लेटर लिखा और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में लिखा और उपभोक्ता के बारे में संबोधित करते हुए पत्र लिखा। तो जॉन एफ कैनेडी ने कांग्रेस को यह कहा कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए उनके हितों का। तब 15 मार्च 1962 को पहली बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए, और उसी एक साल बाद में 15 मार्च 1963 को अमेरिका के अंदर यूएसए ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, और वो किया था 15 मार्च। इसलिए 15 मार्च को जब लागू किया तो विश्व में पहला ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 15 मार्च 1963 को। और यह बात हुई अमेरिका के अंदर। इसलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस विश्व उपभोक्ता दिवस की हर वर्ष एक थीम होती है। विश्व उपभोक्ता दिवस की हर वर्ष एक थीम होती है। कभी ये पर्यावरण जागरूकता को लेकर के होती है, कभी किसी और बात को लेकर के होती है। अब की बार जो इसकी थीम थी वो थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। आज डिजिटल के अंदर जो डायरेक्ट लेन देन होता है इंटरनेट के माध्यम से, आप किसी फोन पे के माध्यम से, किसी एटीएम पेटीएम के माध्यम से, किसी और भीम ऐप से या अन्य कोई भी ऐप से, गूगल पे से, आप जो डिजिटल लेन देन करते हो, डिजिटल लेन देन के अंदर भी आपको खूब सारी ऐसे ठगी के आप शिकार हो जाते हो। तो उससे जागरूकता और उस उपभोक्ता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उपभोक्ता को सजग करने के लिए, उससे एक सजग प्रेरी बनाने के लिए अब की बार जो थीम रखी है वो है फेयर डिजिटल फाइनेंस। ये विश्व उपभोक्ता की थीम है और उसका नाम दिया है फेयर डिजिटल फाइनेंस। ये इसकी थीम है। कई बार थीम पूछा जाता है कि क्या थीम है। भारत के अंदर है 1986 के अंदर, 1986 में, और विशेषकर 24 दिसंबर
1986 को, 24 दिसंबर 1986 को हमारा सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट राष्ट्रपति ने स्वीकार किया और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए। इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये 1987 में लागू हुआ था, लेकिन आधी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहले राजस्थान बोर्ड की जो क्लास बुक्स चलती थी क्लासों में, वो 6 क्लास के अंदर 6 और 7th क्लास में पूरा लेसन देख रखा था राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण पर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण 2008 में आधी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में बना। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, लेकिन लेटेस्ट जो संशोधन है 2019 में हुआ और व्यापक तौर पे हुआ। और इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो बना, उसके साथ ही एक प्राधिकरण बना दिया गया, जो अब कंज्यूमर का यदि किसी भी प्रकार का कोई मध्यस्थता करने का या सुलझाने का कोई भी दायित्व है, वो उस प्राधिकरण को दे दिया। तो इस प्रकार खूब सारे संशोधन किए गए। विश्व लेवल पर जो 1985 के अंदर यूएनओ ने विश्व को एक निर्देश दिया कि आप एक ऐसी व्यापक नीति बनाएं, जो व्यापक नीतिगत कोई ऐसा फैसला ले जिससे सारे उपभोक्ताओं का संरक्षण हो सके। तो उनमें 7 उस समय उपभोक्ता के अधिकार माने गए थे। देखो, पहले तो अपन 6 से याद करेंगे। सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु एवं सेवा प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, जीवन के लिए घातक वस्तुओं के प्रति सुरक्षा का अधिकार, और इसके अलावा था वो चुनाव का अधिकार। तो इस प्रकार विश्व लेवल पर 7 थे, लेकिन भारत लेवल पे केवल 6 अधिकार हमें दिए गए। विश्व लेवल पे 7 कंज्यूमर अधिकार थे, लेकिन इंडिया लेवल पे केवल 6 दिए गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कितने अधिकारों को दिया गया है? तो विश्व लेवल पे 7 है और भारत लेवल पे 6 अधिकार है। तो इस प्रकार के अधिकारों की हम मांग कर सकते हैं। तो 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और आज 26 दिसंबर है, 25 दिसंबर और 24, यानी 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। और उस समय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर यह बात प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही थी। तो देखो, इतने में से अपने को क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है, उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो कैबिनेट मंत्री है, उनका निर्वाचन कहां से है? सिविल लाइन से है। इस प्रकार सर्वप्रथम विश्व के अंदर उपभोक्ता मामलों के प्रति सजग करने वाला, उपभोक्ता मामलों को उजागर करने वाला, उपभोक्ता मामलों की मांग करने वाला, ग्राहक की परिभाषा निर्धारित करने वाले व्यक्ति जिसने विचार रखे विश्व के सामने, वो कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी के द्वारा 15 मार्च 1963 को यूएसए के अंदर क्या किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसलिए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व लेवल पर अधिकारों के कितने अधिकारों की मांग हुई? 7 अधिकार दिए गए। और भारत में कितने दिए गए? 6 दिए गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, वर्तमान में विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या है? तो फेयर डिजिटल फाइनेंस, ये विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम है। इसके बाद में 24 दिसंबर 1986 को हमारे राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए सिग्नेचर किए। इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जागो ग्राहक जागो, आपको खूब सारे स्लोगन जगह जगह मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जितना भी लेन देन होता है, बाजार के अंदर विभिन्न प्रकार का लेन देन होता है। हम वस्तु खरीद के लाते हैं, वस्तु हम खरीदने से पहले उस वस्तु के बारे में पूरी सूचना लेने का हमें अधिकार है। प्रतिस्पर्धा, यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसके अंदर अपन मूल्य को बार्गेनिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं मूल्यों को, वो हमें अधिकार है। यदि कोई घातक वस्तु है तो उससे हमें सुरक्षा का अधिकार है। उस पर लिखा स्लोगन होना चाहिए, उस पर बिल्कुल प्रोटेक्शन लाइन होनी चाहिए कि किस प्रकार सुरक्षा का अधिकार हमें दिया गया है। इसके अलावा जो है
वो सुनवाई का अधिकार, हमें जो हम वस्तु लेकर के आए हैं और उस वस्तु यदि वो खराब निकल गई है तो हमें न्यायालय में जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार भी होना चाहिए। यदि कोई वस्तु है उस पर गारंटी और वारंटी लिखा है तो हमें क्षतिपूर्ति का अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि आपने उचित मूल्य चुकाया। तो ये सेवाओं के बदले जो दिए जाने वाले, किसी उपभोग के बदले दिए जाने वाले मूल्य के प्रति जो हम सेवा लेते हैं या देते हैं तो उनको उपभोक्ता की श्रेणी में कहते हैं। उपभोक्ता की श्रेणी में वो व्यक्ति नहीं आते हैं जो व्यापारिक दृष्टि से किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वे और आगे सेलिंग के लिए बेचते हैं। यदि कोई वस्तु व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति यदि टाइपराइटर खरीदता है तो ये सेवा उसकी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट करते हैं, 18 जिलों में 19 मेडिकल कॉलेज संचालित, 12 जिलों में निर्माणाधीन। राज्य सरकार ये कह रही है कि कितने जिलों में? 18 जिलों में। 18 जिलों में कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? 19 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। 19 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। राज्य सरकार ने यह कहा था कि हम 33 जिलों में 33 मेडिकल खोलेंगे। 18 जिलों में चल रहे हैं और 18 जिलों में 19 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। यह राज्य सरकार का वर्तमान का दावा है कि जो कॉलेजों की संख्या है वो हमने बढ़ा दी। अब सरकार कह रही है कि जो 12 जिले हैं, यानी 30 जिलों में, 12 जिलों में निर्माणाधीन है, 12 जिलों में निर्माणाधीन है, 12 जिलों में निर्माणाधीन है और 12 जिलों में 12 निर्माणाधीन है। इसका मतलब 31 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में राजस्थान में है। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट होगा जिसमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, वो राजस्थान सरकार कर रही है। तो इस प्रकार मेडिकल खोलने के साथ साथ 3 मेडिकल कॉलेज के लिए वंचित जिले हैं। राजस्थान के 33 जिलों में 33 मेडिकल कॉलेज है, लेकिन 3 वंचित है। वंचित कौन कौन से? देखो, इसके बाद में 3 जिले मेडिकल वंचित होंगे। एक यहां पड़ता है जालोर। जालोर में अभी तक किसी भी प्रकार का कार्य प्रगति पे नहीं है। प्रतापगढ़, ये भी मेडिकल कॉलेज से वर्तमान में किसी भी प्रकार का नहीं है। और इस प्रकार इसके बाद में जो है वो कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद के अंदर भी ये भी क्या है? वंचित है। तो इस प्रकार मेडिकल कॉलेज खोलने की बात इन्होंने कही है। और इसके अलावा इन्होंने सीटों के बारे में कही है कि हमारी टोटल जो मेडिकल सीटें उनकी संख्या भी बढ़ गई है। और बढ़ करके इन्होंने अपने आंकड़े बताए हैं कि राजस्थान में, तो राजस्थान में 3, जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़, राजस्थान सरकार कह रही है कि ये वंचित जिले रहेंगे। टोटल 18 जिले के अंदर है 19 मेडिकल कॉलेज संचालित है। 12 जिलों के अंदर है मेडिकल कॉलेज जल्दी हो जाएंगे, तो टोटल 30 जिलों के अंदर 31 मेडिकल कॉलेज है वो संचालित हो जाएंगे। प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर जिला है वो मेडिकल कॉलेज से वर्तमान में वंचित है। राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारे समय एमबीबीएस की जो सीटें थी, कुल सीट 1950 थी, वर्तमान में सीटों की संख्या हमने बढ़ा करके 3330 कर दी है। यानी वर्तमान एमबीबीएस की सीटों का दावा जो राजस्थान सरकार कर रही है वो कह रही है कि ये 3330 सीट हो गई है एमबीबीएस की। 3330 सीटें एमबीबीएस की राजस्थान सरकार कह रही है कि ये कह रहे हैं कि राजकीय जो मेडिकल कॉलेज है वर्तमान में, उनके अंदर है राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1616 पीजी सीटें। पीजी सीटों के लिए संख्या कितनी है? 1616। और ये कह रहे हैं कि 153 है वो स्पेशलिस्ट है। यानी किसी भी प्रकार का पीजी के बाद में किसी भी स्पेशलिस्ट बनना चाहता है किसी क्षेत्र विशेष में, तो उनके लिए 153 सीटों का दावा राज्य सरकार कह रही है। राज्य सरकार कह रही है कि जो बजटीय घोषणा हमने की थी 6 जिलों में, यानी जो केवल उदयपुर को छोड़ करके, उदयपुर और जोधपुर संभाग को छोड़ दो, तब पीछे जिले रहते हैं कि बीकानेर बीकानेर के बाद में संभाग पड़ता है दूसरा भरतपुर के बाद में तीसरा पड़ता है कोटा, चौथा पड़ता है जयपुर,
चौथा पड़ता है जयपुर और पांचवा पड़ता अजमेर। ये 5 जिले संभाग स्तर के और एक सिक्कर जिला, इनमें राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हमने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे जल नेति होता है, एक नाक से जल खींच करके दूसरे नाक से निकालना, तो भी वो भी एक जल नेति क्या है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल इलाज है। तो इस प्रकार हमने इनमें जो है वो महाविद्यालय खोले हैं। कहां? बीकानेर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, इन जिलों में 5 संभाग स्तर और 1 जिला सह पर हमने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेज खोला है इनके लिए हमने। लेकिन उदयपुर और जोधपुर के अंदर हमने केवल योग और प्लस प्राकृतिक चिकित्सा के लिए व्यवस्था की है। यह बजटीय घोषणा है, ये राजस्थान सरकार की बजटीय घोषणा है। इसके अलावा वो कह रहा है कि चूरू तारानगर के अंदर हमने आयुर्वेद महाविद्यालय खोला है और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय खोला है। ये जो चूरू के तारानगर से जीत करके आते हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़। तो चूरू के तारानगर में हमने आयुर्वेद महाविद्यालय, जो राजस्थान सरकार कह रही है, वो कह रही है कि हमने आयुर्वेद महाविद्यालय खोला है, केवल आयुर्वेद महाविद्यालय, न कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय आ जाए तो बीकानेर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा बताना है। और यदि उदयपुर और जोधपुर आ जाए कि इनके अंदर योग और प्राकृतिक महाविद्यालय, लेकिन केवल आयुर्वेदिक महाविद्यालय चूरू तारानगर में केवल आयुर्वेदिक महाविद्यालय। इसके अलावा भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय, ये जो भरतपुर पड़ता है इसके अंदर खोला है वो है आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय। ये 2022-23 के बजट में, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय, चूरू तारानगर में आयुर्वेद महाविद्यालय, भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय और बीकानेर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, इनके अंदर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय। उदयपुर और जोधपुर के अंदर योग और प्राकृतिक महाविद्यालय। इस प्रकार क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अपन, लेकिन हमें ध्यान रखना है। अजमेर जो केकड़ी है, अजमेर के केकड़ी और जोधपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय, हनीमैन जो होम्योपैथिक का जनक कहा जाता है और विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में खोला गया था। तो होम्योपैथिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टोंक के अंदर यूनानी जो महाविद्यालय, उनका विस्तार किया जाएगा और 10 करोड़ रुपए वहां लगाए जाएंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम 9 जिलों में 10 नर्सिंग कॉलेज थे 2018 में, लेकिन अभी वर्तमान में कितने? 9 जिलों में 10 नर्सिंग कॉलेज थे, लेकिन राजस्थान सरकार कह रही है कि अब 33 जिलों के अंदर नर्सिंग कॉलेज हमने खोल दिए। तो ये किसमें मिलेगा कि 18 जिलों में 19 मेडिकल कॉलेज संचालित, 12 जिलों में निर्माणाधीन। तो ये आंकड़े राजस्थान सरकार के हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि केवल आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहां खोला गया है? तो चूरू तारानगर में। केवल आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय कहां खोला गया है? तो भरतपुर में। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय राजस्थान के कौन कौन से जिलों में खोला है? तो आएगा बीकानेर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, 6 जिलों में खोला गया है। उदयपुर और जोधपुर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय कहां है? तो दोस्तों देखो, हमें जो क्वेश्चन बताना है वो जोधपुर और उदयपुर, उसका आंसर होगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि राजस्थान के कितने जिलों में वर्तमान में मेडिकल कॉलेज संचालित है? तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या
हमें बतानी है कि वर्तमान राजस्थान में 31 मेडिकल कॉलेज है जो 30 जिलों में चलते हैं। तो ऐसा कौन कौन से जिले हैं जो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज से वंचित है, तब हमें बताना है कि राजस्थान का जालोर जिला मेडिकल कॉलेज से वंचित है, इसके बाद में प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से वंचित है, इसके बाद में राजसमंद मेडिकल कॉलेज से वंचित है। ये 3 जिले मेडिकल कॉलेज से वंचित है। 31 जिलों में या तो वो चल रहे हैं या निर्माणाधीन है, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो गई है। तो इस प्रकार राज्य जो बजट है, इस बजट के कारण हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन का सामना हो सकता है। अगली न्यूज देखते हैं। 211 नए महाविद्यालय खोले 94 बालिकाओं के लिए। ये न्यूज हमने पहले भी इसको हिस्सा बनाया, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी सूझबूझ के अंदर इसको एक विस्तृत तौर पे दिया है और इसको अपन देखते हैं। सरकार क्या कह रही है कि 211 नए महाविद्यालय, सरकार कह रही है कि 211 नए महाविद्यालय कितने खोले हैं राजस्थान सरकार ने? ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन टोटल पूछे जा सकते हैं 211। इसमें से ये कह रहे हैं कि 90 महाविद्यालय वो किसके लिए? बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए। राजस्थान में यूनिवर्सिटी संख्या कितनी है? 89। राजस्थान में वर्तमान में यूनिवर्सिटी संख्या कितनी है? 89। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में यूनिवर्सिटी वर्तमान में संख्या कितनी है। राजस्थान में ये जो 89 यूनिवर्सिटी है, इनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जो कॉलेज है, उन कॉलेजों की भी बात आती है। तब राजस्थान में टोटल कॉलेज 461 कॉलेज है। यह आंकड़ा पूछा जा सकता है कि 89 यूनिवर्सिटी है, 461 राजस्थान में वर्तमान में कॉलेज है। राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हमने जो पिछली सरकार के अंदर रहते हुए हमने जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय खोला, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय खोला, उसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। हमने वापिस जयपुर में उसका शुभारंभ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विधि विश्वविद्यालय खोला, उसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। हमें इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की वापस शुभारंभ किया। इस प्रकार कह रही है कि राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है कि राजस्थान के अंदर 289 राजकीय और 1502 प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। सरकार ये कह रही है, सरकार कह रही है कि 289 क्या है? राजकीय और टोटल 1502 क्या है? प्राइवेट। क्या खोल रखा हमने, जिसे हम कहते हैं ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी इन्हें कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इस 289 और 1502 ITI के बल पर राजस्थान सरकार कह रही है कि भारत में हमारा दूसरा स्थान है। भारत में हमारा क्या है? दूसरा स्थान है। इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमने खोले हैं, उसके तौर पे इंडिया का हमारा दूसरा स्थान है। इनके अलावा जो शिक्षा की उपलब्धियां बताते हैं, उनके अंदर ये भी कह रहे हैं कि हमने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना एक प्रारंभ की। क्या की? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की। यह राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की। इसके तहत राजस्थान सरकार कह रही है कि हम 200 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देते हैं और विश्व के 150 विश्वविद्यालयों में, विश्व के 150 विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में पढ़ने का मौका देते हैं। ऐसी राजस्थान गवर्नमेंट दावा कर रही है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना वो है जो हम प्रतिवर्ष, जो हमारे होनहार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सेटाइल जीनियस होते हैं, उनको अलग अलग
शिक्षा के लिए, अलग अलग एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए उन्हें अपने जीवन के अंदर निखार लाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और विश्व के जाने माने यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ सकें। ऐसे हम 200 बच्चों का चयन, 200 विद्यार्थियों का चयन उनके एकेडमिक का जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर करते हैं। तो राजस्थान सरकार आने जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, वहां की ट्यूशन फीस, वहां की विश्वविद्यालय की फीस, ये राजस्थान सरकार है वो वहन करती है। अब तक 237 हम चयनित कर चुके हैं और 116 राजस्थान कह रही है कि हम वर्तमान में जो 200 व्यक्ति भेजते हैं प्रति वर्ष, अब तक हम 237 का चयन कर चुके हैं। इनमें से 116 महिला है। कितनी महिला है? 116 महिला। 237 को हमने अभी तक विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा हेतु हम भेज चुके हैं और उनके आने और जाने का खर्चा भी हम वहन करते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान का, इसके अलावा राजस्थान सरकार ये भी कह रही है कि जो हमने जो ITI है, इन ITI के अंदर उद्यमिता कौशल का विकास का, जो छात्रों में उद्यमिता कौशल विकास करने के लिए हमने इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। इससे हम जो स्पोक एंड हब के तहत इसे टेक्नो हब से जोड़ने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में नए महाविद्यालय नहीं पूछा जाएगा, बालिका महाविद्यालय नए कितने खोले नहीं पूछा जाएगा, टोटल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछी जा सकती है। राजस्थान में वर्तमान यूनिवर्सिटी कितनी है? 89। राजस्थान में वर्तमान में कॉलेज कितने हैं? 461 कॉलेज। राजस्थान में ITI जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसपे इनके बल पर राजस्थान प्रशिक्षण संस्थानों में दूसरे स्थान पर है। ITI के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। पहला जो स्थान है वो यूपी का है ITI के मामले में। तो 289 राजकीय, 1509 प्राइवेट ITI कॉलेज हमने खोल रखे हैं। अब सरकार ये भी कह रही है कि ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना क्या है? ये राजस्थान के होनहार बालक जो विदेशों में अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं तो उनको एकेडमिक मार्क्स के आधार पे एडमिशन दिया जाता है। उनके आने जाने का, रहने का खर्चा है लगभग 10 लाख से अधिक रुपया राजस्थान सरकार देती है। 8 से 10 लाख रुपए तक का सरकार देती है। इसमें भी यदि उसकी पारिवारिक आय 25 लाख तक है तो भी उसे विदेश भेजा जा सकता है। प्रतिवर्ष कितने भेजे जाएंगे? 200। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने स्टूडेंटों का चयन होता है? 200 को। वर्तमान कितने तक का किया गया? 237 का। कितनी बालिकाओं का हुआ उसमें? 116 का पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार कितने विश्वविद्यालयों और संस्थानों में राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है? तो 150 विश्वविद्यालय और संस्थानों में ले सकता है। प्रतिवर्ष कितना लेता है? 200 विद्यार्थी। तो इस प्रकार के आदि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। हमारा मॉर्निंग सेशन चलता रहेगा। जब भी समय मिलेगा आपका मॉर्निंग सेशन राजस्थान सूजस का सहारा लेकर के आएंगे। डिजिटल क्लास आने के बाद में आपके रेगुलर क्लास हैं और बड़ी शानदार तरीके से बिल्कुल उसके अंदर हम क्वेश्चन का एक पूरा ब्यौरा रखेंगे और अलग अलग श्रृंखला जारी करेंगे। तो इस प्रकार आपकी परीक्षा उपयोगी सामग्री को मैं देता रहूंगा। आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करके मेरा हौसला अफजाई बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।